न्यूज स्पीड के मैनेजमेंट से पता चला कि यहाँ के जो बच्चे थे उनका कुछ छूटा हुआ था, तो ये था कि वो चीज़ें थोड़ा सा पहले जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दी जाए। और बाकी पूरी केमिस्ट्री आपको यूट्यूब पे तो पूरी की पूरी ही मिल जाएगी, बाकी ऑफलाइन में तो मिलेगी मिलेगी। ठीक, तो शायद पहले जो सर थे उनका पी ब्लॉक छूटा हुआ था, जो बच्चे यहाँ पे कर रहे थे उनका पी ब्लॉक छूटा हुआ था। ठीक, तो आज थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, हम लोग रिवाइज करेंगे एकदम सुपर फास्ट स्पीड में पी ब्लॉक। और एक चीज, ये बात मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूं, मतलब जो ऑफलाइन में बैठे हैं और आप लोग जो मुझे अपने अपने मोबाइल में देख रहे हो, आप लोगों से भी बोल रहा हूं। आज की क्लास से, आज तारीख है 16 मार्च, देखो इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये यूट्यूब पे भी जाएगा और यूट्यूब पे ये हमेशा रहेगा, तो ये मेरी बात प्रूफ भी हो जाएगी। 16 मार्च को एक बार डिक्लेयर कर रहा हूं कि अगले 45 मिनट में मैं जो भी पढ़ाने वाला हूं, 16 मार्च को जो पढ़ाने वाला हूं, 7 मई को आपका जो नीट का पेपर है, आज की क्लास से कम मैं गारंटी ले रहा हूं, कम से कम आज की क्लास से 5 क्वेश्चन एज इट इज आपको नीट में मिलेंगे। और ये लोग जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, इस वीडियो को संभाल के रखना, 16 मार्च 2023 का और 7 मई 2023 को जब आप एग्जाम देके आओगे तो मेरा ये वीडियो फिर से खोलना और अपने नीट के क्वेश्चंस चेक करना, कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सबको मैंने ये बात बता दी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सारी बातें सुननी है। बच्चों पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, जीरो ग्रुप, 6 चैप्टर आते हैं। तो 40 मिनट में 6 चैप्टर पॉसिबल नहीं है, चाहे जितनी सुपरफास्ट स्पीड रखी जाए 40 मिनट में 6 चैप्टर नहीं हो सकते। फिर भी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ज्यादा ध्यान से सारी बातें आपको सुननी समझनी है, ताकि एग्जाम में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे गलत ना हो। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग लिख सकते हो, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ पी ब्लॉक। ये बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ पी ब्लॉक। भैया जो लोग अपने मोबाइल में मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को देख के बौराना नहीं। आप में से बहुत से लोग बौराओगे, अरे एकदम उड़ा दिया। तो ये नीट एग्जाम के 1 महीना पहले की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है, कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, रेगुलर बैच में आइए, फीस जमा करिए, एडमिशन लीजिए और उसके बाद डिटेल में 4 से 10 दिन तक पढ़ते रहिए। तो अभी केवल रिवीजन है, फटाफट बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ पी ब्लॉक में सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पी ब्लॉक नाम पड़ा कैसे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, 5 10 ओके। तो पी ब्लॉक नाम पड़ा कैसे? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पर खत्म होता है उनको पी ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है। मैंने बोला जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पर खत्म होता हो उन्हें पी ब्लॉक में रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, आपको पता करना हो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म हुआ, इसका मतलब ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पर खत्म होता है उन्हें p ब्लॉक में रखा जाता है। p ब्लॉक में बच्चों आपके सिलेबस में जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं, यानी कि 13 ग्रुप, जिसको कि हम थर्ड ए ग्रुप बोलते हैं, और वहां से लेके ग्रुप 18 तक। तो पी ब्लॉक में आपको ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये सबके सब पढ़ने हैं। ठीक, डिटेल में पढ़ने का टाइम है नहीं, शॉर्ट में मेन वो बातें पढ़नी हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होगा इन लोगों का। हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज क्या होता है। उससे पहले एक बात समझो कि जो p सब शेल होता है, p में ऑर्बिटल होते हैं 3, और अगर 3 ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो जरा देखो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये हो गया 6।
तो P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसी वजह से P ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से 6 ग्रुप? एक होता है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। ग्रुप 13 को ही थर्ड ए ग्रुप भी बोला जाता है, इसी को फोर्थ ए बोलते हैं, इसी को फिफ्थ ए बोलते हैं, इसी को सिक्स्थ ए बोलते हैं, इसी को सेवंथ ए बोलते हैं और इसी को जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बोलो या थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, जीरो बोलो, बात बिल्कुल एक ही है। अब जरा देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन अगर पूछा जाए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप ही क्यों हैं, जिस ऑप्शन में लिखा मिले, क्योंकि पी सबशेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल में मिला के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस वजह से 6 ग्रुप हैं। अगला क्वेश्चन, इन लोगों का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ सकते हैं। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ज्यादातर शो करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, पी ब्लॉक में जो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ग्रुप नंबर के ही बराबर होता है। ग्रुप नंबर के बराबर का मतलब, जैसे ये थर्ड ए ग्रुप है, इसमें ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, फोर्थ ए में होता है +4, फिफ्थ ए में होता है +5, सिक्स्थ ए में होता है +6, सेवंथ ए में होता है +7 और जीरो ग्रुप में ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे +8। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे लोग इतना इतना शो करते हैं, सारे लोग नहीं। पी ब्लॉक आपकी एनसीईआरटी में 2 पार्ट में दिया है, एक 11th में है यूनिट 11 जिसमें द पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली है, और उसके बाद पी ब्लॉक 12th में दिया है जिसमें नाइट्रोजन फैमिली से लेके जीरो ग्रुप तक है। तो जब आप बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली जहां से शुरू है, 11th में जो पी ब्लॉक दिया है उसमें देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें इस तरह से ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर लिख के बताया गया है। एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरी चीज, डे 1 और डे 2 की जो क्लास हो चुकी है उनके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे जरा वीडियो देखना, मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस देखना और एक तरफ एनसीईआरटी रख के बैठना, तो आपको लगेगा कि सर ने सिस्टेमेटिक एक तरफ से एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही पढ़ाया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों क्लास से बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है नीट के लिए। वही काम यहां पे करने जा रहा हूं। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर ही बताना है। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा और ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होते हैं, कुछ और भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जो ग्रुप 13 वाले हैं ये +1 भी शो करते हैं, जो ग्रुप 14 वाले हैं ये +2 एंड -4 भी शो करते हैं, जो ग्रुप 15 वाले हैं ये -3 एंड +3 भी शो करते हैं, जो ग्रुप 16 वाले हैं ये -2 +2 +4 भी शो करते हैं, जो 17 ग्रुप वाले हैं ये +1 +3 +5 एंड -3 भी शो करते, -3 नहीं -1। अरे यार, -1 ऐसे भी शो करते हैं, और जो जीरो ग्रुप वाले हैं ये +2 +4 +6 भी शो करते हैं। लेकिन मेन जो है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए तो ये आपको बता रहे हैं ग्रुप नंबर के ही बराबर। ठीक, वो जब आप अलग अलग सारे ग्रुप पढ़ोगे तो सारे ग्रुप मतलब किनका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सब आपको पता चल जाएगा। ये बात बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं, अब इसकी और जरूरत नहीं है। इसके बाद पी ब्लॉक में जो क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बनेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर। तो अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट और इसका यूज क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट पे भैया लगभग हर साल नीट में क्वेश्चन बनता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? पी ब्लॉक के कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं, बातें ध्यान से सुनना। पी ब्लॉक के कुछ हैवी एलिमेंट्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली आपको पढ़ना है 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप्स में? एक आपको पढ़ना है इनर्ट पेयर इफेक्ट थर्ड ए में, एक आपको पढ़ना है फोर्थ ए में, और एक आपको पढ़ना है फिफ्थ ए में। अब थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता किन में है, तो उसके लिए मैं जल्दी से इनके एलिमेंट्स लिखे दे रहा हूं।
यहां पे आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। यहां पे आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यहां पे आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 6A ग्रुप में भी नीचे के दो लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा किन में? तो बच्चों नीचे वाले 3 ले लो, तीनों में ही इन लोगों में होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हो क्या जाता है, अब ये आपको ध्यान रखना है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इन लोगों के ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की कमी आ जाती है। कैसे? थर्ड ए का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3 +3 +3 +3 +3, लेकिन नीचे के 3 लोगों में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो यहां पे 2 की कमी हो जाती है। 3 में से 2 कम करो, कितना बचा? +1 +1 +1। नीचे के 3 लोगों में पूछा जाए +1 +1 +1 क्यों होता है, जिस ऑप्शन में लिखा मिले ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही हो जाएगा आंसर। अरे बात समझ में आई? ऐसे ही जो 4th ग्रुप है इनमें ऑक्सीडेशन नंबर +4 +4 +4 होता है, लेकिन नीचे के 3 लोगों में मैंने कहा इनर्ट पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और एक जोड़े में कितने लोग होते हैं? 2 लोग से मिलकर पेयर बनता है। तो 2 की कमी करनी है, यहां पे भी 2 की कमी कर दो। 4 में से 2 कम किया, कितना बचा? 2। तो नीचे के 3 लोगों में +2 +2 +2 भी होता है, और उसके बाद ऐसे ही जो 5th ग्रुप है, अच्छा +4 भी तो लिख दूं ऊपर। इसी तरह से 5th ग्रुप वालों में नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5 +5 +5 +5 +5, लेकिन जो नीचे के 3 लोग हैं, नीचे के जो 3 लोग हैं, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 के साथ साथ 5 में से 2 कम करो, कितना बचा? +3। इनमें +3 +3 +3 भी बताना है। अरे इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, इनमें स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नीट में कई बार आया है, स्पेशली जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे से लगाए हैं, उन्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा। नीट वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें Pb+2 Pb+4 की स्टेबिलिटी को कंपेयर करके एंड Sn+2 Sn+4 की स्टेबिलिटी को कंपेयर करके पूछते हैं। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बोला है, तो फालतू में कोई चीज नहीं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते रहना। एक बात समझ लो, केवल जो नीचे वाले हैं इनमें छोटा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है, बाकी सारे लोगों में बड़ा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जो सबसे नीचे वाले हैं, जरा देखो कौन से हैं। यहां पे सबसे नीचे कौन है? Tl। यहां पे सबसे नीचे है Pb। यहां पे सबसे नीचे है Bi। नॉर्मली बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जो सबसे नीचे वाले हैं इनमें छोटा वाला ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्यादा स्टेबल बताना है। इसका मीनिंग समझो, जैसे Ga में Ga+3 ज्यादा स्टेबल है, Ga+1 कम स्टेबल है, In+3 ज्यादा स्टेबल है, In+1 कम स्टेबल है, लेकिन Tl में Tl+1 ज्यादा स्टेबल है, Tl+3 कम स्टेबल है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इसी तरह से जरा यहां पे आ जाओ, कार्बन वालों में, कार्बन फैमिली में Ge में अगर पूछा जाए तो Ge+4 मोर स्टेबल, Ge+2 लेस स्टेबल। Sn के केस में Sn+4 ज्यादा स्टेबल, Sn+2 कम स्टेबल, लेकिन बच्चों Pb के केस में आप बताओगे, Pb के केस में Pb+2 ज्यादा स्टेबल, Pb+4 कम स्टेबल। बात क्लियर हुई? बिल्कुल इसी तरह से अगर 5th ग्रुप की बात करें तो यहां पर भी वही तरीका आपको लगाना है। कहने का मतलब यह है कि जो सबसे नीचे वाला है उसमें लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, छोटा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनमें बड़ा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूछा जा सकता है, तो एक बात ध्यान रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान से देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी जो स्पेलिंग है वो किससे शुरू हुई है? IN से शुरू हुई है, IN। और बस आप IN से ही याद रखना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप में ऊपर से जाने पर IN, यानी कि IN आगे CREAC और लिख दिया, मतलब इंक्रीज करता है, कभी भूलना नहीं।
अरे याद कर पाए भाई। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज बताना। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप थर्ड ए ग्रुप में देखो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम में, उससे ज्यादा गैलियम, उससे ज्यादा इंडियम, उससे ज्यादा थेलियम। फोर्थ ए में कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा जर्मेनियम, उससे ज्यादा टिन, उससे ज्यादा लेड। फिफ्थ ए में नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, उससे ज्यादा आर्सेनिक, उससे ज्यादा एंटिमनी, उससे ज्यादा बिस्मथ। आ गई बात समझ में सबको? इसके बाद एक बात ध्यान रखो, जो बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कॉन्सेप्ट याद रखना, बड़े ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। क्या बोला मैंने? बड़े ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज। इसका मतलब अगर B+3 Al+3 Ga+3 In+3 Tl+3 की स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे, अब मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे जो +3 है, छोटा वाला +1 है, तो अभी +3 की बात कर रहे हैं, तो B+3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल होगा Al+3, उससे कम Ga+3, उससे कम In+3, उससे कम Tl+3। देखो, जब भी मैं कोई बात बोलूंगा तो उसके बाद क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो भी बोलूंगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो बोल रहा हूं, उसी टाइम आप ये छोटे छोटे हिंट लिख सकते हो। कौन से हिंट? मैंने कहा बड़े ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, घटती है। इसका मतलब अगर यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए +3 वालों में, तो स्टेबिलिटी B+3 से कम स्टेबिलिटी होगी, Al+3 उससे कम होगी, Ga+3 उससे कम होगी, In+3 और उससे भी कम होगी Tl+3। बात समझ में आई बच्चों? बिल्कुल इसी तरह से अगर फोर्थ में, बच्चों आपस में बात नहीं करो भाई, बात नहीं करो, क्योंकि मुझे 40 मिनट की क्लास में P ब्लॉक मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करना है, तो फिर आप लोग को भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज रखनी पड़ेगी कि मैं बीच में डिस्टर्ब ना हूं। ठीक? तो आपस में बात नहीं करो। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है, मुझे तो नीट एग्जाम नहीं देना ना, आपको देना है, तो बात नहीं करो बच्चे। तो B+3 Al+3 बिल्कुल इसी तरह से अगर फोर्थ में स्टेबिलिटी पूछी जाए तो C+4 से कम स्टेबिलिटी होगी, Si+4 उससे कम होगी, Ge+4 उससे कम होगी स्टेबिलिटी, Sn+4 और उससे कम स्टेबिलिटी होगी Pb+4 की। बात समझ में आई? बिल्कुल इसी तरह से फिफ्थ ग्रुप में भी लिख देंगे +5 वालों की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करते जाएंगे। बड़े ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, छोटे ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, छोटे वाले की इंक्रीज। अब अगर छोटे वाले ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो छोटा वाला केवल नीचे के 3 लोगों में है, तो फिर से जरा मैं देखो यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं, छोटे वाले की याद रखना इंक्रीज करती है। इसका मतलब Ga+1 से ज्यादा स्टेबल होगा In+1 और उससे ज्यादा स्टेबल होगा Tl+1। ऐसे ही अगर फोर्थ ग्रुप की बात करी जाए तो Ge+2 से ज्यादा स्टेबल होगा Sn+2 और उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा Pb+2। बच्चों बात समझ में आ गई सबको? तो इस तरह से स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे सही हो जाएगा। शुरू में मैंने एक छोटी सी बात बच्चों और बोली थी, शुरू में मैंने ये बोला था कि जो सबसे नीचे वाले लोग हैं इनमें तो अगर आपस में ही पूछा जाए तो छोटे ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन बाकी लोगों में बड़े ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जरा समझो और किस तरह का क्वेश्चन यहां पे बन सकता था। देखो और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता था, और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता था, अगर इनमें आपस में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो देखना जरा स्टेबिलिटी, पहले मैं बता रहा हूं थर्ड ए ग्रुप के लोगों में, तो थर्ड ए में अगर Ga में बात करोगे तो Ga+3 ज्यादा स्टेबल, Ga+1 कम स्टेबल। In में देखोगे तो In+3 ज्यादा स्टेबल, In+1 कम स्टेबल। बट सबसे नीचे वाले में उल्टा बताना है, Tl के केस में Tl+1 ज्यादा स्टेबल, Tl+3 कम स्टेबल। यही काम आपको फोर्थ ए में करना है, यही काम आपको फिफ्थ ए ग्रुप में करना है, नाइट्रोजन फैमिली में करना है। समझ में आई बात? अब जरा देखो
तो जैसे मैंने थर्ड ए के लिए लिखा है बच्चों, जैसे मैंने थर्ड ए के लिए लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसके लिए, फोर्थ ए ग्रुप के लिए, यानी कि कार्बन फैमिली के लिए। तो फोर्थ ए में अगर देखोगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, तो फोर्थ ए में स्टेबिलिटी Ge+4 की ज्यादा, Ge+2 की कम, Sn+4 की ज्यादा, Sn+2 की कम। लेकिन बच्चों बट Pb के केस में उल्टा हो जाएगा, Pb+2 की ज्यादा एंड Pb+4 की कम। आप जरा MTG आर्यंत के प्रीवियस ईयर के 15-16 साल के क्वेश्चंस उठा के देखना, और उन 15-16 साल के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इन दो की स्टेबिलिटी बहुत बार, कम से कम पिछले 10 साल में 4 से 5 बार तो पूछा ही गया होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मुझे लगता है इतनी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी, इनर पेयर इफेक्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे। इसके बाद बच्चों पी ब्लॉक में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, और इसको बोला जाता है डाइबोरेन। नीट का पेपर जब भी बनता है, पी ब्लॉक से जब भी क्वेश्चन आता है, तो पी ब्लॉक में एग्जामिनर पेपर बनाने वाला डाइबोरेन पे क्वेश्चन बनाने से कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाता, मतलब इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लेना। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता कैसे, B2H6, इसमें बच्चों एक बी ये है, एक बी ये है, इस बी के साथ एक H लगा, 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 और उसके बाद अभी जो 2 H और बचे हैं उनमें से एक H इस तरह से यहां पर और एक H इस तरह से यहां पर होता है। ये होता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। अब ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर रियल में कैसा होता है, जल्दी से जरा इसको समझो। तो रियल में ये इस तरह से होगा, ये जो बोरॉन है इसको जरा समझना, और इसके साथ ये जो येलो वाले H हैं, B और येलो वाले H, ये समझना जरा कैसे होते हैं। मेरा सिर मान लो, मेरा सिर है बोरॉन, मेरा एक हाथ ये है सिंगल बॉन्ड और मुट्ठी ये हो गई H, और मेरा दूसरा हाथ ये सिंगल बॉन्ड और ये मुट्ठी हो गई H, ये बन गया B सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। मेरा सिर और दोनों हाथ, ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है, इतना है, आया समझ में। दूसरा वाला जो B के साथ में H H लगा, वो कैसे, एक B और H H ऐसे, और दूसरा इधर मुंह करके B और H H। पीला वाला पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इस B और इस B के बीच में एक खाली जगह है। अब ये जो डॉटेड लाइन से बनाए गए, ये जरा समझो ये कहां पे हैं, डॉटेड लाइन वाले। देखो एक B ये है और मेरे पीछे एक और लड़का खड़ा है उधर मुंह करके, तो उसका सिर एक B वो है, तो इस B से डॉटेड 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 ऊपर की तरफ है, और फिर ये उसके सिर से जुड़ा है। और जो दूसरा वाला है वो यहां से डॉटेड 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 ऐसे नीचे आया और जो ऐसे जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये वाला B, जरा दिमाग लगाना, ये वाला B, ये वाला B, ये वाला H, ये वाला H, इसका भी ये वाला H, ये वाला H, ये सब एक प्लेन में हैं, लेकिन जो H यहां पर और यहां पर है, ये वाला H और ये वाला H इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। इमेज नहीं बना पाए दिमाग में, पूरी इमेज बन गई होगी यार। इसका मतलब अगर पूछा जाए B2H6 प्लेनर है या नॉन प्लेनर, आपका आंसर होगा नॉन प्लेनर। प्लेनर तब बोला जाता है जब सारे के सारे एटम सेम प्लेन में हों। इसमें पीले वाले जितने दिख रहे हैं, येलो वाले तो सेम प्लेन में हैं। ये पीला वाला बोरॉन, ये पीला वाला H, ये पीला वाला H, इधर ये पीला वाला बोरॉन, ये पीला वाला H, ये पीला वाला H, ये सेम प्लेन में है। और इस सिर और उस सिर के बीच में जो खाली गैप है, इसमें एक H ऐसे ऊपर लगा था और एक H ऐसे नीचे लगा था। तो ये वाला H और ये वाला H, ये होते हैं इसके परपेंडिकुलर। क्लियर एकदम। अब जरा यहां पे एक बात समझो, पूछा जाए कि बताइए
डाइबोरेन में बी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? जिस ऑप्शन में नन ऑफ द अबव लिखा हो उस पे टिक कर देना। पूछो क्यों? क्योंकि डाइबोरेन में बी बॉन्ड होता ही नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ कहां से होगी? नहीं समझ में आई बात? इस सिर और इस सिर के बीच में तो खाली गैप है, ये डायरेक्ट दोनों सिर आपस में जुड़े हुए नहीं थे, तो इसमें बी बॉन्ड नहीं होता है। ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें यह लिखा मिले कि बी एंड बी के बीच में डिस्टेंस इतनी होती है। वो डिस्टेंस मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कितनी होती है। बॉन्ड नहीं बनता है, केवल इनके बीच में, मतलब इस सिर और इस सिर के बीच में दूरी कितनी है वो आप बता सकते हो। इनके बीच में बॉन्ड लेंथ नहीं बताओगे क्योंकि बॉन्ड होता ही नहीं है। तो बच्चों अब क्या क्या यहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक तो आपसे बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो ये जो बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला ये याद कर लो 122 डिग्री। बॉन्ड एंगल में एक बात ध्यान रखना, 1-2 डिग्री प्लस माइनस चलता है। हो सकता है ऑप्शन में 122 की जगह आपको 120 लिखा मिल जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन में लिखा है 119, एक में लिखा है 120, एक में 121, ऐसे नहीं होगा। अगर एक में 120 लिखा है तो दूसरे ऑप्शन में कम से कम 20 से 25 डिग्री का फर्क होगा। ठीक है भाई? तो 2-3 डिग्री तक प्लस माइनस में ये हो सकता है, चलेगा। ये बाहर वाला ये होता है 122 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये होता है 97 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चों। जो बाहर वाली ये बी एच बॉन्ड लेंथ, बाहर का मतलब ये बी और ये हाथ जो था ये होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, और जो ये अंदर वाली है ये होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम। अब जरा देखो यहां पे अगला एक क्वेश्चन और बनता है, एच के नाम पूछ लेते हैं। देखो जो येलो वाले एच दिख रहे हैं इनको बोला जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये जो व्हाइट वाले एच दिख रहे हैं, देखो कोई यहां से चढ़ा यहां से उतर गया, यहां से उतरा यहां से चढ़ा, ये चढ़ने उतरने का काम कौन करता है? ब्रिज, पुल। तो ये वाला एच और ये वाला जो एच इनको बोला जाता है ब्रिज हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब डाइबोरेन में 4 होते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल माने जो एकदम किनारे पे हैं, 4 होते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, 2 होते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। अब जरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना। डाइबोरेन में दोनों बोरोन एंड टर्मिनल एच सेम प्लेन में होते हैं, जबकि जो ब्रिज एच हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद जो टर्मिनल बी एच बॉन्ड लेंथ है ये होती है कम, और जो ब्रिज वाली ये बॉन्ड लेंथ है ये होती है ज्यादा। यहां तक क्लियर है? अगर बोरोन बोरोन के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए तो यहां से लेके यहां तक, यानी कि बोरोन से लेके बोरोन के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। इसको बोरोन बोरोन बॉन्ड लेंथ मत बोल देना, बॉन्ड लेंथ नहीं है, ये है डिस्टेंस बिटवीन बोरोन एटम्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बोरोन एटम्स का आंसर हो जाएगा 1.77 एंगस्ट्रॉम। आपसे डाइबोरोन में पूछ सकते हैं कि दोनों बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आप बताएंगे कि दोनों के दोनों ही बोरोन sp3 टेट्राहेड्रल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो दोनों के दोनों बोरोन होते हैं sp3 टेट्राहेड्रल। इसके बाद भैया बोरोन आता है थर्ड ए ग्रुप में, और थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो 13 ग्रुप होता है, उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब बोरोन में बनाओगे तो 1 2 3, अरे ये चौथा बॉन्ड कैसे बन गया? वैसे ही यहां पे बोरोन 1 2 3, अरे ये चौथा बॉन्ड कैसे बन गया? इसका मतलब जो डाइबोरेन है इसमें एक बॉन्ड ऐसा भी बनता है जहां पे बोरोन इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का यूज करने के बजाय आप बताएंगे कि बोरोन 3 बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, लेकिन एक बॉन्ड बनाते टाइम अपने वेकेंट p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? वेकेंट p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है।
ठीक। sp3 टेट्राहेड्रल ये भी है, ये भी है। बच्चों जो डाइबोरेन होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल। अरे यार एक इलेक्ट्रॉन यहीं कम है बॉन्ड बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां कम है बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स को केमिस्ट्री में लुईस एसिड कहा जाता है। इस वजह से जो डाइबोरेन है, अगर पूछा जाए काहे का एग्जांपल, आपका आंसर होगा लुईस एसिड का एग्जांपल होगा। क्यों लुईस एसिड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। मुझे लगता है इतनी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो डाइबोरेन पे अब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सही हो जाएगा। अब जरा देखो जो सबसे ज्यादा भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे अब मैं आ रहा हूं। सबसे ज्यादा भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों, ये जो BHB यहां तक ये जो बॉन्ड होता है इसी को बनाना बॉन्ड क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड। और इसी को 3C2E बॉन्ड मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। ध्यान देना, BHB अब क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये भैया जुलाई अगस्त में पढ़ाया जाता। अब पढ़ाने का टाइम नहीं है कि अब मैं डिटेल में घुसूं इसमें कि 3C2E क्यों बोला, तो वो आपने अपना पहले से पढ़ा होगा, अब आपको केवल रिवाइज करना है। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सुन लो जरा ध्यान से, ये BHB बॉन्ड, इस BHB बॉन्ड को, इसका मतलब जो पुल बनाने वाला, ब्रिज बनाने वाला बॉन्ड है, इसी को कहा जाता है बनाना बॉन्ड या इसी को बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। क्वेश्चन पूछा जाए डाइबोरेन में कितने बनाना बॉन्ड होते हैं? एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे, 2 बनाना बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बनाना बॉन्ड की जगह पे 3C2E पूछ सकते थे। पूछा जाए डाइबोरेन में कितने 3C2E बॉन्ड होते हैं? आपका आंसर होगा इसमें 2 होते हैं 3C2E बॉन्ड। पूरा नाम होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बच्चों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इस पूरे बॉन्ड में, ध्यान देना, इस पूरे बनाना में, इस पूरे केला में, ये देखने में केला जैसा लगता है, इस पूरे बनाना में 3 सेंटर हैं। कौन कौन से 3 सेंटर? एक सेंटर है ये बोरॉन, एक सेंटर है ये H और एक सेंटर है ये वाला बोरॉन। और इस पूरे केले के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस वजह से इसको 1 2 3 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। और ये समझ में आया भाई? तो इसका मतलब कितने इसमें 3C2E बॉन्ड हैं? 2, एक ऊपर और एक नीचे। इसके बाद बच्चों जो ये टर्मिनल वाला बॉन्ड होता है, जो किनारे वाला बॉन्ड है, कौन सा कलर लूं जो थोड़ा अलग दिखे? ये ले लो। ये वाला जो बॉन्ड होता है टर्मिनल BH बॉन्ड, इस टर्मिनल BH बॉन्ड को 2C2E बॉन्ड कहा जाता है, यानी कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर पूछा जाए डाइबोरेन में कितने 2C2E बॉन्ड होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं 2C2E बॉन्ड। क्लियर एकदम सबको? अब इसको 2C2E बोलते क्यों हैं? क्योंकि एक सेंटर ये 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे पाए जाते हैं। तो 2 लोगों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से 2 लोगों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा। यहां पर 1 2 3 लोगों के बीच में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल दिया जाता है। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन में इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन बन नहीं सकता। मुझे लगता है पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन के बाद जरा आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो आपको मतलब क्वेश्चन बन सकता है P ब्लॉक में, वो बन सकता है इनऑर्गेनिक बेंजीन के ऊपर कि ये इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है। बच्चों फॉर्मूला होता है B3N3H6, इसी को बोरेजोल भी कहा जाता है, BORAZOLE। मैंने क्लास शुरू करते टाइम ही बोला था कम से कम 5 क्वेश्चन आज की क्लास से आपको मिलेंगे नीट में, कम से कम 5 क्वेश्चन, और वो देख लेना। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6 होता है, इसको बोरेजोल भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है BN और ये इस तरह से, और इसके बाद N से B की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, N से B की तरफ
बिल्कुल वैसे ही जैसे बेंजीन में होता है सी 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 सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अरे बेंजीन में ऐसे ही तो होता है। और उसके बाद इन सारे लोगों के साथ में लगा होता है एक एक हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो जिस ऑप्शन में इस तरह से लिखा मिले उस पर टिक कर देना। यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड बेंजीन में कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। देखो यहां पे बोरॉन है नाइट्रोजन है, बोरॉन एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में काफी डिफरेंस होता है, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वहां पर पोलैरिटी आ जाती है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि जो बेंजीन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला बेंजीन वो नॉन पोलर होता है। बच्चों जो पोलर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड बेंजीन में पूछा जाए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, आपका आंसर होगा इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता है आगे पेजेस बाद में कहीं फिर मुझे आगे पीछे करने में दिक्कत ना आए, इतना समझ में आ गया, ये पेज मैं क्लियर कर सकता हूं, मतलब डिलीट कर सकता हूं। ठीक, इनऑर्गेनिक बेंजीन के बाद पी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो क्वेश्चन बनेगा सिलिकेट के ऊपर। आय हाय हाय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। आप जरा पेपर उठा के देखना नीट का, पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखना, पिछले 10 साल में कम से कम 6 से 7 बार सिलिकेट पे क्वेश्चन आया होगा। तो जो सिलिकेट होते हैं पी ब्लॉक में ये बड़े इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। बच्चों सिलिकेट कई तरह के सिलिकेट होते हैं और वो कौन कौन से हैं मैं जल्दी से इनको रटने की एक आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी रटवा दूंगा। सिलिकेट को आप ऐसे याद कर लो, मान लो कोई बच्चा है साइकिल चला रहा था, चलाते चलाते उसकी साइकिल की चेन टूट गई और इस बात को किसी ने ऐसे बोल दिया कि उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी, उसकी प्यारी साइकिल की, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी। आप चाहो तो साथ साथ जल्दी से लिख सकते हो। ये टाइप्स ऑफ सिलिकेट बता रहा हूं, डेफिनेशन भी बताऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इनके बारे में। तो बच्चों उसकी का मीनिंग होता है, अरे दैया रे बड़ा तेजी से टाइम भाग रहा है। उसकी का मतलब होता है ऑर्थोसिलिकेट। और स्पीड बढ़ाओ दुबे जी, और स्पीड बढ़ाओ। ऑर्थोसिलिकेट। प्यारी का मतलब पायरोसिलिकेट। साइकिल का मतलब साइक्लिक सिलिकेट, साथ साथ जल्दी से लिखते चलना। इसके बाद चेन का मतलब चेन सिलिकेट। और उसके बाद टू का मतलब है टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट। ये मैंने पूरा नाम इनका लिख दिया, टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट। शीट था यार, ये क्या मैंने कर दिया, हाँ, टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट। और टी का मतलब होता है बच्चों थ्री डायमेंशनल शीट सिलिकेट। पूरा नाम बिल्कुल आगे इसी तरह से। अब जरा समझो, जल्दी से इनकी डेफिनेशन रटेंगे, किसकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनो बच्चों। जो सिलिकेट होते हैं इनमें आपको याद रखना पड़ेगा SiO4-4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। मतलब सिलिकेट वो होते हैं जिनके अंदर SiO4-4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं। 6 तरह के सिलिकेट हैं, कौन कौन से, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी, उसकी ऑर्थोसिलिकेट प्यारी, पायरोसिलिकेट साइकिल की, साइक्लिक सिलिकेट चेन सिलिकेट, टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट और टी थ्री डायमेंशनल शीट सिलिकेट। जल्दी से जरा डेफिनेशन रटेंगे, टोटल कितने हैं 6। शुरू के 3 की डेफिनेशन अलग तरीके से रटेंगे, बाद के 3 की डेफिनेशन अलग तरह से रटेंगे। ध्यान से सुनो, जब केवल एक SiO4-4 हो तो पहला वाला बता देना, जब 2 SiO4-4 हो तो दूसरा वाला बता देना, और जब 2 से ज्यादा SiO4-4 आपस में जुड़े हो रिंग बनाते हुए तो तीसरा वाला बता देना। अरे शुरू की 3 डेफिनेशन समझ में आई। देखो, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी, एक सीक्वेंस पर रट लिया। उसके बाद अगर
एक SiO4 -4 टेट्राहेड्रल यूनिट है तो ऑर्थोसिलिकेट होगा। अगर 2 SiO4 -4 टेट्राहेड्रल यूनिट है तो पायरोसिलिकेट होगा। अगर 2 से ज्यादा SiO4 -4 यूनिट्स रिंग बनाकर जुड़ी हैं तो साइक्लिक सिलिकेट होगा। शुरू की 3 डेफिनेशन समझ में आ गई। इसके बाद वाले 3 की डेफिनेशन थोड़ा बच्चों अलग तरीके से है। बाद वाले जो 3 हैं उनमें आपको ध्यान रखना है, इधर भी SiO4 -4, इधर भी SiO4 -4, इसमें भी इधर भी SiO4 -4, इधर भी SiO4 -4, इसमें भी इधर भी SiO4, इधर भी SiO4 -4। फिर डेफिनेशन क्या होगी? तो बच्चों नीचे के 3 अब रटवा रहा हूं। नीचे के 3 में पहले वाले में बता देना, इसमें हर एक SiO4 -4 अपने 2 ऑक्सीजन शेयर करता है। इसमें हर एक SiO4 -4 अपने 3 ऑक्सीजन शेयर करता है। इसमें हर एक SiO4 -4 अपने 4 ऑक्सीजन शेयर कर देता है। 2 ऑक्सीजन शेयर करे, 3 ऑक्सीजन शेयर करे, 4 ऑक्सीजन शेयर करे, 2 3 4 ऑक्सीजन शेयर, 2 3 4 ऑक्सीजन शेयर, एक SiO4 -4, 2 SiO4 -4, 2 से ज्यादा रिंग में 2 ऑक्सीजन शेयर, 3 ऑक्सीजन शेयर, 4 ऑक्सीजन शेयर। अरे सबकी डेफिनेशन याद हुई? अब आते हैं जरा इनके एग्जांपल्स के ऊपर। 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा ऑर्थोसिलिकेट है या कौन सा पायरोसिलिकेट है या कौन सा साइक्लिक है। डेफिनेशन समझ में आ गई? एक बार फिर जल्दी से बोले दे रहा हूं। इसमें क्या होगा? इसमें बताएंगे एक SiO4 -4, इसमें बताएंगे 2 SiO4 -4, इसमें बताएंगे 2 से ज्यादा, केवल 3 नहीं 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा आपस में साइक्लिक का मतलब रिंग बनाकर जुड़े हुए होंगे। ओके, फिर यहां से डेफिनेशन बदल जाती है। यहां से आप बोलोगे कि हर एक SiO4 -4 अपने 2 ऑक्सीजन शेयर करता है। हर एक SiO4 देखो 2 ऑक्सीजन से शुरू करना, 2 ऑक्सीजन शेयर करने वाले, 3 ऑक्सीजन शेयर करने वाले, 4 ऑक्सीजन शेयर करने वाले। याद हुआ? अब बच्चों जरा इनके एग्जाम्पल्स, अरे या तो नाम पूछे जा सकते हैं या डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स की एक बड़ी शानदार प्यारी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, अब हमें रटने हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो इनके एग्जाम्पल्स के लिए मैं जरा यहीं पे जगह बना लूं, क्योंकि ये इतना तो आप सीख ही चुके हो। ओके, ठीक। देखो बच्चों, अब हमें रटने हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो इनके एग्जाम्पल रटने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से नीचे सारे लोगों को लिख रहा हूं। ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे मैंने ऐसे लिखा। सबसे पहले था उसकी, मतलब ऑर्थोसिलिकेट, फिर था प्यारी, फिर था साइकिल की, फिर था चेन। सी वाले दोनों मैंने साथ साथ लिख दिए, सी। फिर था 2 डायमेंशनल और फिर था 3 डायमेंशनल। अरे यही तो थे, मैंने सी वाले दोनों साथ साथ लिख दिए, C, करके। अब जरा देखो एग्जाम्पल्स कैसे रटोगे। बहुत 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 ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। और मेरे ये ट्रिक बताते ही, मेरा ये वीडियो देखने के बाद ही काका देव के सारे टीचर ये ट्रिक बताना शुरू कर देंगे। आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, ये भी आप देखना, क्योंकि मेरे वीडियोस स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स देखते हैं, उनको कुछ नई नई ट्रिक्स मिल जाती हैं। फैक्ट है ये, सही बता रहा हूं। तो अभी तक किसी ने ये ट्रिक नहीं बताई होगी, लेकिन आज के बाद काका देव का हर टीचर ये ट्रिक बताएगा। देखो बेटा, एक ट्रिक बता रहा हूं। चलो ठीक है, अब जरा देखो हमें इनके एग्जाम्पल्स रटने हैं। तो एग्जाम्पल रटने का तरीका देखो। एग्जाम्पल रटने का तरीका बच्चों ये है, शुरुआत में हमने क्या किया, सबके साथ लिख दिया SiO, 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 SiO। पहले इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल से रटवा रहा हूं, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कैसे हमने लिखा, उसकी प्यारी साइकिल की चेन टूटी, पूरा एक सीक्वेंस लिख लिया। इसमें जो सी वाले थे यानी कि साइक्लिक एंड चेन, इनको हमने C, साथ लिख लिया, क्योंकि बच्चों जो जनरल फॉर्मूला होता है वो साइक्लिक एंड चेन का बिल्कुल एक जैसा आता है।
अब आप सोच रहे हो जब एक जैसा आता है तो अलग अलग कैसे? अरे यार जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का भी तो एक जैसा होता है, ईथर एंड एल्कोहल का भी तो एक जैसा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का भी तो एक जैसा होता है, बट होते तो अलग अलग हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जनरल फॉर्मूला साइक्लिक एंड चेन का बिल्कुल एक जैसा होता है। इस वजह से मैंने सी दोनों कॉमा लगा के लिख दिए। देखो जरा तरीका समझो। सबसे पहले क्या किया? SiO 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 इस तरह से लिख दिया। उसके बाद ध्यान से देखना, अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सीजन का नंबर। पहले वाले में ऑक्सीजन का नंबर 4 से शुरू करना और उसके बाद 0.5 0.5 0.5 कम करते चले जाना। देखो कैसे, ये था 4 तो 4 में से 0.5 कम करो 3.5, इसमें 0.5 कम करो 3, इसमें 0.5 कम करो 2.5, इसमें 0.5 कम करो 2। तो समझ में आई बात? हमने 4 से शुरू किया, 0.5 0.5 0.5 0.5 कम करते चले गए। ओके, इसके बाद देखो बच्चों क्या करना है, आपको इनका चार्ज लिखना है। तो जरा चार्ज लिखने का तरीका देखो। चार्ज लिखने का तरीका यह है, सबसे पहले वाले पे चार्ज लिखना -4। क्या लिखना है? -4। और चार्ज जो है वो 1 1 1 1 1 कम करते चले जाना। ये -4 तो इसके बाद वाला -3, इसके बाद वाला -2, इसके बाद वाला -1 और इसके बाद वाला 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं। अरे चार्ज 0 का मतलब न्यूट्रल, तो ये पूरा न्यूट्रल फॉर्म में ही SiO2 होता है। बस यही तो एग्जाम्पल होते हैं। अगर आप लोगों ने सिलिकेट पहले पढ़े होंगे तो सिलिकेट के कभी एग्जाम्पल रट नहीं पाए होंगे, लेकिन अब सिलिकेट के एग्जाम्पल पे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब जरा देखो किस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। देखो मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन इस तरह से। बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, मैं जो भी बताने जा रहा हूं। ये पेज थोड़ा ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक। जरा देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, कहें कि बताइए Si2O7 चार्ज -6 का क्या नाम होता है, और 4 ऑप्शन में लिखा मिले ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, साइक्लिक, 2 डायमेंशनल या 3। साइक्लिक एंड चेन में से कोई एक ही लिखा मिलेगा, ये दोनों लिखे नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला एक जैसा होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Si2O7 -6 आपको पता करना ये कौन सा होगा। जरा चेक करो ये किस टाइप का है। अगर हम इस पूरे को सिंपल करें, इसको जरा 2 से डिवाइड करो, पूरे को जरा सिंपल करने की कोशिश करो। 2 से डिवाइड करोगे SI बचेगा 1, O बचेंगे 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5 और इसको भी 2 से डिवाइड किया तो बचा इतना। ये जरा ढूंढो किसमें आता है? P में आता है। जिस ऑप्शन में पायरोसिलिकेट लिखा मिले टिक कर देना, यही हो गया आपका आंसर। सिलिकेट का कोई भी क्वेश्चन अब गलत नहीं हो सकता। और अभी भी अगर तुम सिलिकेट का क्वेश्चन गलत करके आते हो, इसका मतलब तुम ठस बुद्धि हो। क्या हो? ठस बुद्धि हो। मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिए, इनकी डेफिनेशन रटवा दी, इनके एग्जाम्पल बता दिए, और बचाई क्या इनमें? तो अगला जरा देखो, मान लो इस तरह से लिखा हुआ मिले, ध्यान से देखना। तो ये अगर पूछा जाता तो कौन सा ऑप्शन बताते? पायरोसिलिकेट। अगला देखो, अगर मान लो लिखा मिले कि बताओ Si2O5 है और चार्ज इस पे ऐसे -2 दिया हो, और पूछा जाए Si2O5 -2 ये कौन सा सिलिकेट है, जरा इसको सिंपल करो। Si2O5 -2 को सिंपल करो। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये बचा Si, ये बचा O 2.5 और इसको सबको 2 से डिवाइड करना, ये बचा -1। जरा ढूंढो SiO 2.5 -1 किसमें आया? 2 में आया। जिस ऑप्शन में लिखा मिले 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट, इसी को आंसर बता देना, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई? कर ले होगे। तो सिलिकेट कौन कौन से होते हैं? सिलिकेट होते हैं उसकी प्यारी साइकिल की चेन टोटी। पहले वाले में एक SiO4 -4, दूसरे वाले में 2 SiO4 -4, तीसरे वाले में 2 से ज्यादा, और वो जुड़े होते हैं साइक्लिक फॉर्म में। इसके बाद डेफिनेशन बदल गई। डेफिनेशन कैसे बदली? 2 ऑक्सीजन शेयर, 3 ऑक्सीजन शेयर, 4 ऑक्सीजन शेयर। समझ गए भैया?
अब यहां पे एक बात याद रखना, जो SiO2 होता है इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लिखा जरूर जाता है ये SiO2, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे आता है SiO 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 Si, ये भी ऐसे O से जुड़ा, फिर इस Si की चारों तरफ वैलेंसी फ्री। तो जो SiO2 है ये रियल में इस तरह से पाया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए भाई? तो जो SiO2 है इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। तो सारे एग्जांपल हो गए, नाम हो गए, डेफिनेशन हो गए। सिलिकेट के बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है सिलिकॉन के ऊपर। सिलिकॉन पे भी क्वेश्चन नीट में खूब पूछे गए हैं। तो अगला पी ब्लॉक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा सिलिकॉन पर। ये सिलिकॉन क्या होते हैं, जल्दी से जरा इनको भी समझो। सिलिकॉन बच्चों बनते कैसे हैं, तो ध्यान से देखो। अगर हम SiCl4 लें और SiCl4 की रिएक्शन एक ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से करा दें RMgX, इसमें से एक Cl हटा दो। अगर एक ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट लिया है, एक Cl हटा दो, क्या बचा? Cl3, और एक R लगा दो। इसके बाद दो ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से करा दो 2RMgX, तो इसमें से 2 Cl हटा दो, 2 Cl हटाए तो बचा Cl2, और 2 R लगा दो। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? एक ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट लिया तो एक Cl हटा के एक R लगाया, 2 ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट लिए तो 2 Cl हटाए, जब 2 Cl हटाओगे तो Cl2 ही तो बचेगा, और 2 R लगाए। और इसके बाद अगर इसकी रिएक्शन 3 ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से कराएं तो आपको 3 Cl हटाने हैं। 3 Cl हटाओ, क्या बचा? SiCl, और 3 Cl हटा के 3 R लगा दो, ये हो गया R3। ये अभी सिलिकॉन नहीं बने हैं, सिलिकॉन अब बनेंगे इसके बाद। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ये बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिए हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। बच्चों ये जो मैंने लिखे हैं इनको बोला जाता है क्लोरोसिलेन। जो पहला वाला है जिसमें एक RMgX लिया था, इसको बोलते हैं 1 डिग्री क्लोरोसिलेन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री क्लोरोसिलेन। ये होता है 2 डिग्री क्लोरोसिलेन, और उसके बाद ये होता है 3 डिग्री क्लोरोसिलेन। अब ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्लोरोसिलेन है, इन्हीं लोगों की करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। बस अब आपको हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा कौन? सिलिकॉन। तो बच्चों ऊपर से नीचे आप ऐसे याद कर लेना कि जो सिलिकॉन बनते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से, यहां पे बनता है कर, यहां पे बनता है ली, और यहां पे बनता है डाई। मान लो किसी के बाल सफेद हो गए थे और उसने अपने बाल काले करने के लिए कर ली डाई, कर ली डाई, कर ली डाई। याद हुआ इतना? शुरू की बात भी याद हो गई होगी। एक RMgX तो एक Cl हटा के R लगाया, 2 RMgX 2 Cl हटा के 2 R लगाए, 3 RMgX 3 Cl हटा के 3 R लगाए। जब एक R लगाया प्राइमरी क्लोरोसिलेन, 2 लगाए तो सेकेंडरी क्लोरोसिलेन, 3 लगाए तो टर्शरी क्लोरोसिलेन। इनकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, और हाइड्रोलिसिस के बाद इनका पॉलीमराइजेशन भी हो जाता है। हाइड्रोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन भी होता है। अब जो बनते हैं बच्चों इनको बोला जाता है सिलिकॉन। कर, कर का मतलब याद रखेंगे, जो सबसे पहला वाला है ये बनता है, कर से याद रखेंगे क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। इसके बाद ली से याद रखेंगे लीनियर और चेन, इसी को चेन भी बोला जाता है, लीनियर और CHAIN, लीनियर और चेन सिलिकॉन। इसके बाद बच्चों डाई से याद रखेंगे डाइमर सिलिकॉन। आपको अगर नोट करना हो जल्दी से नोट कर सकते हो, वैसे मैंने लिखा है, लिखते लिखते ही आपको याद हो गया होगा। तो पहले क्रॉस लिंक्ड, फिर लीनियर, और उसके बाद डाइमर। इसके जो मैंने चेन लिखा है यहां पे पूरा नाम लिखा जाएगा स्ट्रेट चेन, पूरा नाम होगा स्ट्रेट चेन। तो ठीक है, लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन सिलिकॉन। तो कर का मतलब क्रॉस लिंक सिलिकॉन, ली का मतलब लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन, और डाई का मतलब डाइमर सिलिकॉन। बस आपको इन तीनों के फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं कि किसका फॉर्मूला किस तरह का आता है। तो बच्चों जल्दी से जरा मैं आपको इनके अब फॉर्मूले बताए दे रहा हूं। अति सुंदर, अति सुंदर।
अरे भागो नहीं, थोड़ा छोटा हो जाओ बस। ठीक, जरा देखो ध्यान से, क्रॉस लिंक्ड लीनियर और स्ट्रेट चेन एंड डाइमर। अब हमें इनके बनाने हैं क्या, स्ट्रक्चर। 4 ऑप्शन में स्ट्रक्चर दिए होंगे। तो देखो बच्चों, जो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन होते हैं ये तो इस तरह के होते हैं, SiO 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 SiO, और इसके बाद इसकी वैलेंसी चारों तरफ फ्री। जिस ऑप्शन में इस तरह से बना हो बता देना ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर है। ये जो सिलिकॉन बनते हैं ये पॉलीमर होते हैं। पूरा नाम लिख दूं क्या इनका, पूरा नाम लिखे दे रहा हूं। ये होता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर, ये होता है लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन पॉलीमर, ये पॉलीमर बनते हैं, और ये होता है डाइमर सिलिकॉन पॉलीमर। ठीक, इसके बाद जो बच्चों ये वाले हैं कौन से, लीनियर वाले, इसके लिए बस आप एक हिंट याद रखना, जिस ऑप्शन में इस तरह का हो, किस तरह का, OR2SiO और इस पूरे का होल N, अरे R की जगह पे मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा हो सकता है। तो ये लोग जो होते हैं वो लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं, और जो डाइमर वाले होते हैं ये इस तरह के बनते हैं, R3SiO SiR3। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इनके अलग अलग तरह से डिजाइनें बना दी जाती हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो कैसे, ऐसे कुछ डिजाइन बना देते हैं, जैसे मान लो हम इसकी बात करें तो ये वाला, बच्चों ध्यान से देखना आपको कैसे कंफ्यूज किया जाता है। अब टीचर ने ऐसे बता दिया, अब आप तब भी पता चला एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, क्यों, क्योंकि टीचर ने ऐसे बताया लेकिन एग्जाम में ऑप्शंस में ऐसे लिखा मिल गया, OSiCH3CH3O, और इस पूरे का ऐसे लिखा हुआ था होल N। अब आप कंफ्यूज घूम रहे हो, ये पता नहीं क्या है। अरे भैया थोड़ी अकल लगाओ, ये CH3 R हो गया तो SI के साथ RR मतलब R2 लगा है, तो OSI के साथ R2O, यही तो मैंने OR2SiO यही तो बताया है, समझ गए ना। तो इसको ऊंट पटांग तरीके से अगर कुछ बनाया जाए तो परेशान नहीं होना। जैसे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बना देंगे SiO और मान लो यहां पे ऐसे RR और उसके बाद ये RR। बात तो वही है, R की जगह पे ध्यान रखना मिथाइल इथाइल फिनाइल कुछ भी लगा मिल सकता है। अभी 2-3 साल पहले ही एक क्वेश्चन आया था इस पे, जिसमें फिनाइल ग्रुप लगा के बच्चों को कंफ्यूज किया गया था और बच्चे बौरा गए, अरे ये क्या है। तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करना। अभी 2 से 3 साल पहले का ही क्वेश्चन है, आप MTG आर्यन जो भी लगा रहे हो उसमें जरा चेक कर लेना, P ब्लॉक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इनमें से कौन ऐसा है जो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास का सिलिकॉन पॉलीमर बनाएगा, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में सीधे सीधे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। कैसे क्वेश्चन बना, ध्यान से देखो, इसमें वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब इस तरह के हजारों लाखों लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें भी वैलेंसी फ्री है, होल N, हजारों लाखों यूनिट्स इस तरह की जुड़ सकती हैं। लेकिन जरा तीसरे वाले में चेक करो, क्या इसमें कोई वैलेंसी फ्री है, नहीं, ये बस इतना ही है, इसमें हजारों लाखों लोग जुड़ सकते हैं, इसमें हजारों लाखों जुड़ सकते हैं, ये केवल इतना ही है। इसका मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर मास वाले सिलिकॉन पॉलीमर कौन होंगे, ये वाले होंगे। अब R की जगह पे मिथाइल फिनाइल कुछ भी लगाया हो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, R3SiO SiR3 टाइप का जिस ऑप्शन में हो उसी पे टिक कर देना। समझ गए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि ये पूछा था कि कौन सा क्लोरोसिलेन ऐसा है जिससे सबसे कम मॉलिक्यूलर मास वाले सिलिकॉन पॉलीमर बनते हैं। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास वाले ये होते हैं, और ये बनते किससे हैं, R3SiCl से। तो जिस ऑप्शन में R3SiCl टाइप का था उसी को आंसर बताया गया था, और उस वाले क्वेश्चन में R की जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया गया था। क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है P ब्लॉक में, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें एक डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो बनेगा हाइड्राइड्स ऑफ
नाइट्रोजन फैमिली में, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इसमें बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब ये हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन से हाइड्राइड होंगे जरा देखो। नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनके हाइड्राइड होंगे NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। अब ये एक क्लास और लूंगा, एक क्लास में पूरा नहीं हो जाएगा क्योंकि 6-7 चैप्टर हैं, 6-7 चैप्टर 40 मिनट में नहीं हो सकते। अब हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में ये हाइड्राइड्स होते हैं, इन पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे उसके लिए बच्चों जरा ध्यान से सुनो। अगर हम देखें टॉप टू बॉटम, मैंने जो ऊपर से नीचे एरो बनाया है इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर। अब ऊपर से नीचे जाने पे क्या क्या होगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ऊपर से नीचे जाने पर एक आपको याद रखना है बेसिक नेचर, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है डिक्रीजेस। और बेसिक नेचर डिक्रीजेस का मतलब अगर ये सारे लोग दिए और पूछा जाए इनमें मोस्ट बेसिक कौन है, आंसर होगा NH3। अरे डिक्रीजेस का मतलब NH3 सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम बेसिक PH3, उससे कम ASH3, उससे कम SbH3, सबसे कम BiH3। तो अगर ये दिए हो और पूछा जाए मोस्ट बेसिक, आंसर क्या हो गया, NH3। समझ में आया? तो एक बेसिक नेचर पे पूछ सकते हैं, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। बच्चों इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पे पूछा जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बता देना, डिक्रीजेस। क्या बताओगे, डिक्रीजेस। इसका मतलब ये सारे लोग दियो पूछा जाए मोस्ट स्टेबल इज, जिस ऑप्शन में NH3 लिखा मिले उस पर टिक कर देना। क्लियर? अगला क्वेश्चन इनकी रिड्यूसिंग पावर पे पूछ सकते हैं, तो अगर रिड्यूसिंग पावर पे पूछा जाए तो रिड्यूसिंग पावर बताना इंक्रीजेस। बच्चों इनके पीछे कॉन्सेप्ट है कि क्यों इंक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, लेकिन अब जितना टाइम बचा है हमारे पास एग्जाम में, उस टाइम में अगर कॉन्सेप्ट में घुस गए तो 2 घंटे में केवल यही हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप अपने पुराने नोट से रिवाइज करो, पढ़ो। अभी एग्जाम के पहले मैं इस क्लास में आपको केवल ये बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चंस पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो फिर इनके डिटेल में जो आपके पास नोट्स हो उसमें चले जाना। वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई लिखने वाला एग्जाम नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप देना है, सही आंसर टिक करना है। तो बस जैसे पूछा जाए ये सारे लोग दिए हैं, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज BiH3, आंसर बता देना। मोस्ट बेसिक इज NH3, मोस्ट थर्मली स्टेबल इज NH3, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज BiH3। समझ गए? अगला क्वेश्चन इनकी स्मेल पे बन सकता है, तो इनकी जो स्मेल होती है वो ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज करती है। अगला क्वेश्चन इनके पॉइजनस नेचर पे बन सकता है, तो इनका बच्चों जो पॉइजनस नेचर होता है वो पॉइजनस नेचर ये भी ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करता है। ये छोटे छोटे हिंट बस लिख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों इनके कोवैलेंट नेचर पे पूछा जा सकता है। फजान रूल पढ़ा है कि नहीं? फजान रूल कहता है जैसे जैसे साइज एनायन का बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट नेचर भी बढ़ेगा। अरे केमिकल बॉन्डिंग में फजान रूल तो पढ़ा होगा, तो जो फजान रूल आप लगाओगे तो यहां पे पता चलेगा कि जो इनका कोवेलेंट नेचर है, कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस, बढ़ता चला जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन जो इनमें बन सकता है ऊपर से नीचे जाने पर, वो बन सकता है इनके बॉन्ड एंगल पर, तो इनका बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे जाने पे बताएंगे डिक्रीजेस। क्या बताना है? डिक्रीजेस। मतलब अगर ये सारे लोग दिए पूछा जाए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, आंसर होगा NH3। यहां तक की बातें क्लियर हैं? अगला जो क्वेश्चन इन लोगों में बन सकता है उसके लिए मैं इनको जरा एक बार फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। ऊपर से नीचे आते हैं NH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे एरो बना के जो मैंने लिखा है इसका मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर इन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब आप सोचोगे ये बात आपने यहीं क्यों नहीं लिखी? इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन होता है NH3। NH3 की पोजीशन ASH3 के बाद बतानी होती है बॉइलिंग पॉइंट में।
अगर पूछा जाए NH3 की पोजीशन चेंज क्यों हो जाती है, जिस ऑप्शन में लिखा मिले क्योंकि अमोनिया में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से। क्लियर हुआ? तो NH3 एक्सेप्शन क्यों है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब बच्चों, अगर यहां पर इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखोगे तो जरा देखो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसे आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे इंक्रीज, लेकिन NH3 की पोजीशन यहां पर, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? PH3 का होगा। PH3 से ज्यादा ASH3 से ज्यादा। अब यहां पे NH3 आ गया, NH3 ये जो एक्सेप्शन था वो, उससे ज्यादा SbH3 और उससे भी ज्यादा बता देंगे BiH3। समझ में आया कि नहीं? अब यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि एक टर्म यूज होता है वोलेटाइलिटी। कौन सा टर्म? वोलेटाइलिटी। वोलेटाइलिटी का मतलब होता है वेपर बनाने की टेंडेंसी, वाष्प बनाने की टेंडेंसी। एक बात समझ लेना, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल की वोलेटाइलिटी कंपेयर करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वोलेटाइलिटी का क्वेश्चन अगर हो तो कॉन्सेप्ट ये है, बॉइलिंग पॉइंट का जो भी सीक्वेंस हो हमेशा उसका उल्टा कर दो, वोलेटाइलिटी का आंसर बन जाएगा। कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, बॉइलिंग पॉइंट का जो भी आंसर हो उस आंसर का उल्टा करने पर वोलेटाइलिटी, वेपर बनाने की टेंडेंसी का आंसर बन जाता है। तो बच्चों, अगर यहीं पर हम वोलेटाइलिटी की बात करें तो जरा देखो, वोलेटाइलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? वोलेटाइलिटी, इसका ऑर्डर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि PH3 सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, उससे कम होगा ASH3, उससे कम होगा NH3, उससे कम होगा SbH3 और उससे भी कम होगा BiH3। समझ में आया? तो इनमें से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन नीट एग्जाम में बन सकता है। मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं, अच्छे से आपको ये याद रखनी है। बिल्कुल बच्चों, इसी तरह से ध्यान से देखो, अगर हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली जहां पे लिखा है, बातें बंद करो, अरे इतनी तो बात समझ में आ गई। अगर यहीं पर हम एक काम करें, क्या काम करें? यहां पर, अरे भाई, अगर यहां पर हम नाइट्रोजन जो था, नाइट्रोजन की जगह पर अगर हम ऑक्सीजन लिख दें, अगर हम ऑक्सीजन लिख दें, तब देखो बच्चों क्या होगा। ऑक्सीजन लिखने पे यहां पर ऑक्सीजन फैमिली वाले हाइड्राइड कैसे बन जाएंगे? वो बन जाएंगे इस तरह से, H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO। अरे यही तो बनेंगे ऑक्सीजन फैमिली के लिए। तो ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड ये हो गए, सारी की सारी बातें यही रहेंगी, केवल यहां पर एक छोटा सा चेंज करना होगा। यहां जहां बेसिक नेचर लिखा था वहां पर आपको लिखना होगा एसिडिक नेचर, और जहां पर डिक्रीजेस लिखा है यहां पे आपको करना होगा इंक्रीजेस। समझ पाए? एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, स्मेल इंक्रीजेस, पॉइजनस नेचर इंक्रीजेस, कोवेलेंट नेचर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही बताना है। अरे क्लियर हुआ? और इसके बाद इनमें बच्चों जब बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं जरा और आएगा, इधर आएगा आएगा आएगा। देखो, जब इनमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO, इन लोगों में भी टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे, टॉप टू बॉटम, यहां पर भी बच्चों आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, लेकिन यहां पर जो H2O है उसकी पोजीशन को बताना सबसे नीचे, यानी कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना। समझ में आई इतनी बात? और जब आप हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताओगे तो जरा देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे आया। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आया H2S का सबसे कम, उससे ज्यादा
H2Se उससे ज्यादा, H2Te उससे ज्यादा, H2PO और सबसे ज्यादा H2O। अब यहीं पर अगर इन लोगों में वोलेटाइलिटी पूछ लिया जाता तो वोलेटाइलिटी मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट का जो भी ऑर्डर होता है उसका हमेशा उल्टा कर दिया जाता है। यही तो बताया है, इसका उल्टा करो। उल्टा का मतलब वोलेटाइलिटी, H2S में सबसे ज्यादा, H2Se में कम, H2Te में कम, H2PO में और भी कम, और H2O की वोलेटाइलिटी बता देंगे सबसे कम। तो आज मैंने जितना रिवाइज करवाया है इतनी बातें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक बच्चों, यही चीजें अगर आप रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं तो ये सारी बातें पढ़ने के लिए, इतनी बातें पढ़ने में कम से कम आपके 2-2 घंटे की 5 से 6 क्लास होती, तब आप इतना रिवाइज कर पाते, जो कि आपने पिछले 40 से 45 मिनट में, 50 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया। तो इतने पॉइंट अच्छे से याद रखना। बाकी और अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करवाऊंगा। आज जितना बताया है इसको घर पे अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना, और जितना मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा आपको नीट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना बताऊंगा उतने से ही पेपर बनेगा, इतना भरोसा रखो। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बाकी जो बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं वीडियो में, अगर वो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग आ सकते हो, क्योंकि ये एक ऑफलाइन क्लास ही थी जो हम लोग रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल देते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी वजह से कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं ठीक 5 बजे कोचिंग आ सकते हैं। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, लव यू। मॉर्निंग में हो चुकी है। हाँ, सवेरे जो है कुछ 9